और पढ़िए, अभी और भी तरीके हैं जिससे कि सेगमेंट क्रिएट हो सकता है। रिपोर्टेबल सेगमेंट और कैसे बन सकते हैं? द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 75% ऑफ द टोटल इंटरप्राइज रेवेन्यू। अच्छा, अब जितना आप रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? टोटल रेवेन्यू के 10% से ज्यादा था तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया। सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट की रेवेन्यू अब जोड़ दीजिए, जितनी भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, मिला के 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू हो जाना चाहिए। जितनी भी आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाया है, कैसे कैसे बनाया था? कुछ रेवेन्यू के बेसिस पे, कुछ रिजल्ट के बेसिस पे, कुछ एसेट के बेसिस पे, कुछ मैनेजमेंट के डिस्कशन पे, सब मिला दीजिए, सबकी रेवेन्यू जोड़िए, टोटल रेवेन्यू के 75% जितना हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो कुछ और जोड़िए, उसमें कुछ और को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाइए, ऐसा जोड़िएगा, इस तरीके से बनाइएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट कि अब मिला के टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाए, टोटल रेवेन्यू का 75% रिपोर्टेबल सेगमेंट की रेवेन्यू बन जाए। समझ में आया बात सबको? ऐसे समझिए, टोटल रेवेन्यू कितनी थी? टोटल रेवेन्यू थी 100 करोड़, ठीक है। कुछ रेवेन्यू कुछ हमने सेगमेंट कैसे बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, कुछ एसेट के बेसिस पे, कुछ रिजल्ट के बेसिस पे, कुछ मैनेजमेंट के डिस्कशन पे, सब मिला के बने जितने, उन सब की रेवेन्यू कौन कौन बना? ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया, ई बन गया, इतने लोग बन गए। मिला के इन सब की टोटल रेवेन्यू आ रही है 72 करोड़ रुपए। तो कह रहा है अभी नहीं चलेगा, कोई और एक और रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना होगा। अब किसको बनाइए? कोई भी ऐसा लीजिएगा जिससे ये 72 करोड़ रुपए से कहां पहुंच जाए? कम से कम 75 करोड़। रिपोर्टेबल सेगमेंट की रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू की 75% होनी भी जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए एक एफ था जिसकी 4 करोड़ रेवेन्यू थी, तो हम इसको भी उठा के रिपोर्टेबल सेगमेंट बना देंगे। हालांकि ध्यान दीजिए, इसकी रेवेन्यू सिर्फ 4 करोड़ रुपए है, तो ये 10% वाला थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा है। 100 करोड़ की रेवेन्यू में रिपोर्टेबल सेगमेंट वही ना बन रहा था जिसकी 10 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी, लेकिन ये फिर भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए था? कम से कम 75 करोड़। आ रहा है समझ में? Additional segments should be identified as reportable segment even if they do not meet threshold 10% threshold। कह रहा है एडिशनल सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाइए अगर वो 10% के थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते हैं तो भी, until at least 75% of the total enterprise revenue is included in reportable segment, ठीक है। अब और सुनिए, a segment identified as reportable segment in the immediately preceding period because it satisfied the relevant 10% threshold। अगर पिछले साल वो रिपोर्टेबल सेगमेंट था तो करंट ईयर में भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट रहेगा, भले वो 10% वाले क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। तो क्या याद रखेंगे? बहुत सारी कंडीशन हो गई। पिछले साल जो रिपोर्टेबल था वो तो रिपोर्टेबल रहेगा ही, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो भी। Because it satisfied the relevant 10% threshold should continue to be reportable segment for the current period, notwithstanding that its revenue, result, asset all no longer meet the 10% threshold। कह रहा है करंट ईयर में तो रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट कुछ भी 10% थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा है। स्टिल लास्ट ईयर वो क्या कर रहा था? 10% थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा था, इसलिए वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। If a segment is identified as a reportable segment in the current period because it satisfies the relevant 10% threshold, preceding period segment data that is presented for the comparative purposes should, unless it is impracticable to do so, be restated to reflect the newly reportable segment as the separate segment, even if that segment did not satisfy the 10% threshold in the preceding period। पता है हमारे यहां जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है।
एंड व्हाट इज दिस कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो कॉलम होते हैं, एक होता है करंट ईयर का, दूसरा होता है लास्ट ईयर का। हमारे यहां सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही बनते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कहता है कि इस बार 10% क्राइटेरिया को मीट करके एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्या बन गया? रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, तो हमने उस रिपोर्टेबल सेगमेंट के आगे करंट ईयर के डाटा तो लिख दिए, लेकिन लास्ट ईयर में वो रिपोर्टेबल सेगमेंट था ही नहीं, तो लास्ट ईयर का डाटा तो मेरे पास आया नहीं। अब क्या करें? क्या अभी भी हमें लास्ट ईयर का डाटा लिखना पड़ेगा उस सेगमेंट का? कहता है हां, जाइए पिछले साल की वर्किंग कीजिए अब फिर से। अगर पिछले साल भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होता तो उसका अलग से क्या डाटा होता, वो निकालिए। इस बार आपको क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात क्या कह रहा है? हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। करंट ईयर के डाटा के साथ साथ लास्ट ईयर का डाटा भी लिखना पड़ता है। ठीक है, करंट ईयर में 10% क्राइटेरिया मीट करने के बाद कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया तो करंट ईयर का डाटा तो हमने लिख दिया। लास्ट ईयर में वो रिपोर्टेबल सेगमेंट था ही नहीं क्योंकि कोई क्राइटेरिया मीट ही नहीं किया था, तो ऐसे में लास्ट ईयर का डाटा तो है नहीं मेरे पास, तो क्या करना पड़ेगा? कह रहा है कि लास्ट ईयर का डाटा भी निकालना पड़ेगा उसका, क्योंकि आपको कंपैरेटिव सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब पिछली बार वो रिपोर्टेबल सेगमेंट था तो इस बार क्या होगा? वो तो रहेगा ही रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, इस बार रिपोर्टेबल सेगमेंट है, क्या इसका मतलब पिछले बार भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा? जरूरी नहीं है। इस बार है तो जरूरी नहीं है कि पिछले साल हो, लेकिन पिछले साल था तो इस बार जरूरी है कि वो होगा। ठीक है, आइए एक सेगमेंट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है सेगमेंट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, या फिर आपको फिगर दे दिया है, फॉर्मेट में बनाना है वो फिगर डाल के, तो फिगर तो हम डाल लेंगे बहुत आराम से, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो व्हाट आर द आइटम्स दैट वी रिपोर्ट? चलिए एक बार याद करते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट और सेगमेंट लायबिलिटी। आइए हम आपको याद कराते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू देखिए ये रहा, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटी। आइए मेरे साथ साथ तीन चीजों को और याद कीजिए। चार चीज आपको याद है, हमने आपसे कहा भी था कि चार मेन चीज है, उसके बाद तीन छोटी मोटी और चीजें हैं जो रिपोर्ट करनी है। तीन चीजें और क्या है? सेगमेंट फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जितना फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है सेगमेंट में वो अलग से रिपोर्ट होता है। क्या वो सब सेगमेंट एसेट के अंदर भी है? हाँ है। सेगमेंट एसेट में तो सेगमेंट के सारे एसेट हैं, लेकिन एक रिपोर्टिंग और होती है सेगमेंट फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और क्या है? सेगमेंट डेप्रीशिएशन, हर सेगमेंट का अपना अलग अलग डेप्रीशिएशन। सेगमेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस। व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस? बेसिकली जो एक्सपेंसेस हमने ऊपर दिया है ना, उसमें बेसिकली ये जो रिजल्ट निकाला है वो तो सारे एक्सपेंसेस घटा के निकल गए हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोई पेमेंट नहीं होती, जैसे एमोर्टाइजेशन वगैरह, रिटर्न ऑफ, ठीक है, गुडविल राइट ऑफ की है, कोई पेमेंट नहीं जा रही है। तो जितने भी नॉन कैश टाइप के खर्चे हैं वो सब आपको अलग से रिपोर्ट करने हैं। तो एक बार देखिए हमें याद हो गया कि नहीं, 7 आइटम है। ठीक है, एकदम फॉर्मेट की तरह याद करिए। सबसे ऊपर सेगमेंट रेवेन्यू, देन सेगमेंट रिजल्ट, देन सेगमेंट एसेट, देन सेगमेंट लायबिलिटी, देन सेगमेंट एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, फिर सेगमेंट डेप्रीशिएशन, देन सेगमेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस। याद कर लेंगे। अब आइए सेगमेंट रेवेन्यू कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब कॉलम क्या क्या बनेंगे? एक हो गया पर्टिकुलर कॉलम, जिसमें आप ये 7 आइटम याद कर लीजिए कि 7 आइटम्स लिखने होते हैं। 7 आइटम लिखने के बाद सेगमेंट ए, ये है रिपोर्टेबल सेगमेंट, सेगमेंट बी जो भी नाम है रिपोर्टेबल सेगमेंट। फिर बनाइएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट, उतने कॉलम बनाइएगा जितने आप रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर 12 सेगमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं तो 12 कॉलम हो गए, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब आप भी इतना तो समझ ही सकते हैं कि एग्जाम में रिपोर्टेबल सेगमेंट कितना बनवाएगा अगर फॉर्मेट बनवा रहा है तो 2, 3 बस। अब ये थोड़ी ना 50 कॉलम, अब कॉपी इतनी छोटी है, बनाएंगे कहां से? ठीक है, देन एक कॉलम बनेगा आपका रिकंसाइलिंग सेगमेंट। लेकिन ये याद रखिएगा बात कि मान लीजिए मेरे 3 सेगमेंट है और तीनों रिपोर्टेबल है, तो रिकंसाइलिंग रहेगा ही नहीं कुछ। या फिर मेरे 3 सेगमेंट हैं, ए और बी रिपोर्टिंग सेगमेंट में आ गए, अरे तो सी रिकंसाइलिंग थोड़ी ना हुआ, सी तो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो गया क्योंकि अलग से सी ही दिखेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे 12 सेगमेंट्स हैं, 11 आप कह रहे हो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो 12वां नहीं है क्या?
बारवां रिकंसाइलिंग नहीं है, बारवां खुद रिपोर्टिंग बन गया अपने आप। पता है क्यों? क्योंकि बारे में कोई और मर्ज नहीं है। रिकंसाइलिंग क्या होता है, जैसे कि ए और बी हमने अलग अलग दिखाया, अभी 3 सेगमेंट और है सी डी ई, तो वो तीनों का मिला के दिखा देंगे, वो हो जाता है रिकंसाइलिंग सेगमेंट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहता है सेगमेंट ए बी सी है और तीनों रिपोर्टिंग सेगमेंट है, तो 3 कॉलम बनाइए, रिकंसाइलिंग की जरूरत नहीं है, फिर वो काट दीजिएगा। ठीक है, फिर एक कॉलम बनेगा इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन। इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन, ठीक है, और फिर होगा कंसोलिडेटेड टोटल, मतलब उसकी टोटल कर देनी है। सेगमेंट रेवेन्यू में आप बाइफरगेट कर लीजिएगा एक्सटर्नल सेल्स और इंटर सेगमेंट सेल्स को, एक साथ भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाइफरगेट कर लेंगे, बड़ी सुंदर बात है। एक्सटर्नल सेल्स, इंटर सेगमेंट सेल्स। एक्सटर्नल सेल्स देखिए, एक्सटर्नल सेल्स में सेगमेंट ए की है, बी की है, रिकंसाइलिंग सेगमेंट की है। इंटर सेगमेंट सेल, इंटर सेगमेंट सेल होता है ए ने बी को कितना किया, बी ने सी को कितना किया, सी ने ए को कितना किया, वो सब। तो इंटर सेगमेंट सेल सबकी लिखिए, और जितनी तीनों की टोटल आ रही होगी वो यहां लिख दीजिएगा, वो पूरा इंटर सेगमेंट सेल हो गया। ठीक है, और यहां पे बेसिकली ये काट दीजिए, ये डैश हो जाएगा, कंसोलिडेटेड टोटल में वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की सेल नहीं है। कंपनी के टोटल वाले कॉलम में बाहरी सेल जाती है। ठीक है, रिपीट करें, सेगमेंट रेवेन्यू कैसे बनाएंगे, एक्सटर्नल सेल लिखेंगे, वो बाहर वाली रेवेन्यू है। ठीक है, इंटर सेगमेंट जो सेल लिखेंगे, वो जितनी हर सेगमेंट की लिखेंगे उतना ही इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दिस, बेसिकली आप ऐसे समझ लिए, इन तीनों की टोटल है ये इसकी टोटल होगी। ठीक है, और उतना एलिमिनेट कर देना है, वो टोटल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की सेल नहीं है, आपस में सेल हुई है। कोई दिक्कत नहीं ना हुई किसी को? उसके बाद टोटल कर लीजिएगा, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। ये बहुत सिंपल सा है, फॉर्मेट रट लिया तो ऐसा हो सकता है कि एक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए सीधे। ठीक है, और फिगर बस उठा उठा के रखनी पड़ती है, कुछ करना नहीं होता। सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट में क्या कीजिए, सारे सेगमेंट रिजल्ट अलग अलग दीजिए तीनों के, और जो तीनों का देंगे वही टोटल आ जाएगी यहां पे। अच्छा, अब इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन देखिए, अब कहीं भी नहीं आएगा। इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन कहां पे आएगा, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, अच्छा, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू में भी आ सकता है और खर्चे में भी आता है। जब रेवेन्यू, हम एक दूसरे से रेवेन्यू कमाते हैं तो एक दूसरे की वजह से खर्चे भी तो होते हैं, लेकिन खर्चे यार रिपोर्ट ही नहीं होते ना, इसलिए नहीं आया। आई बात समझ में? इसलिए आप याद रखेंगे कि इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन में बस एक ही कॉलम फिल करना है, बस एक ही जगह पे। कहां पे फिल करना है, सेगमेंट रेवेन्यू में, बस वहीं पे फिल करना है। उसके बाद बाकी पूरा देखिए डैश है। ठीक है ना, सेगमेंट रिजल्ट लिख दीजिए तीनों का। कैसे निकाले सेगमेंट रिजल्ट तीनों का, तीनों की अलग अलग वाली रेवेन्यू, तीनों की अलग अलग खर्चे, उसको माइनस करके रिजल्ट निकाल लीजिएगा सीधे। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपको रिजल्ट ना दिया हो, सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट एक्सपेंस दिया हो, कर लेंगे, माइनस करके निकाल दीजिए रिजल्ट। उसके बाद कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो सेगमेंट के नहीं है, एचओ के हैं डायरेक्ट, वो हम लिखते हैं अनएलोकेटेड एक्सपेंस, और सीधे यहां से घटाते हैं टोटल से। और इसके ऊपर ये जो टोटल दिख रही है ये क्या है, ये इन तीनों की टोटल है, ये और ये इसकी टोटल है। ठीक है, तीनों के रिजल्ट की टोटल, उसमें से वो खर्चा घटाए जो बेसिकली कंपनी का खर्चा है, वो घटाने के बाद जो आएगा उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे ये हमने पहले ही पढ़ाया था, ये सेगमेंट में नहीं जाते हैं। ये इंटरेस्ट का खर्चा जितना भी होगा सीधे टोटल कहां से गया, देखिए कंपनी से, और इसको अब बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का। देखिए बहुत आसान है, सेगमेंट रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू और इंटर सेगमेंट सेल्स। ठीक है, फिर सेगमेंट रिजल्ट, सबका रिजल्ट लिखे, अलग अलग प्रॉफिट लिख दिए। ठीक है, टोटल कर दिए उसकी, उसमें से माइनस करेंगे अनएलोकेटेड एक्सपेंस, माइनस करने के बाद जो है उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट सेगमेंट का खर्चा नहीं होता, वो माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हो गया, दूसरा वाला काम भी खत्म। अब आ जाइए रिजल्ट के बाद कहां, एसेट पे। सेगमेंट एसेट लिखिए,
जो आप एसेट यहां लिखेंगे उसी की यहां पे टोटल कीजिए। करने के बाद अनएलोकेटेड एसेट लिखिए। अनएलोकेटेड एसेट मतलब एचओ का एसेट टोटल कर लीजिए, हो गया। सेगमेंट लायबिलिटी में भी वही काम, तीनों की अलग अलग लायबिलिटी लिखिए, टोटल कीजिए और अनएलोकेटेड लायबिलिटी टोटल वाले कॉलम में लिखिए, फिर टोटल कर दीजिए। सेगमेंट फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तीनों का अलग अलग टोटल। सेगमेंट डेप्रिसिएशन, तीनों का अलग अलग टोटल। सेगमेंट नॉन कैश एक्सपेंस, तीनों का अलग अलग टोटल। काम खत्म। एक बार विजुअलाइज कीजिए आंख बंद करके कि देखिए आपके सामने वो पिक्चर आ रही है कि क्या ऐसा हम बना पा रहे हैं? सेगमेंट रेवेन्यू, इंटरनल एक्सटर्नल, सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट में कुछ काम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। वो खर्चे जो एचओ के हैं वो माइनस करेंगे टोटल से, टोटल से इंटरेस्ट भी घटाएंगे। फिर सेगमेंट एसेट, सेगमेंट एसेट और लायबिलिटी में क्या करना है? अलग अलग लिखना है, अनएलोकेटेड एसेट और लायबिलिटी में अनएलोकेटेड लायबिलिटी। अब फिर 3 आइटम और होते हैं, कौन से? फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर और सेगमेंट डिप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस सेगमेंट का। सब सेगमेंट का अलग अलग लिखेंगे, वही उठा के टोटल में डाल देंगे, बन जाएगा। बहुत अच्छे। तो ये था सेगमेंट रिपोर्टिंग की कहानी। तो आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग को समझा। अब आइए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी को कोई परेशानी हुई इसमें क्या? आइए क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग अगर कंफर्टेबली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो दैट मीन्स हमें अच्छे से बात समझ में आ गई है। तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, पहले आपकी ओपिनियन लेंगे, फिर आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग इट्स 6 सेगमेंट। कह रहा है उसके 6 सेगमेंट हैं, एम एन ओ पी क्यू आर और टोटल। सबका सेगमेंट एसेट, सेगमेंट रिजल्ट और सेगमेंट रेवेन्यू दिया है, ठीक है। चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट एम एंड एन अलोन शुड बी द रिपोर्टेड। चीफ अकाउंटेंट का यह दावा है कि एम और एन को रिपोर्टिंग सेगमेंट बनाया जाए। इज इट जस्टिफाइड इन इज व्यू? डिस्कस। आपसे कह रहा है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है। चीफ अकाउंटेंट कह रहा है सिर्फ एम और एन को रिपोर्ट किया जाए। हाँ, सही कह रहा है। बताइए आप, क्या वो सही कह रहा है एम और एन को सिर्फ रिपोर्ट किया जाए? बिल्कुल गलत कह रहा है। हमको तो ऊपर ऊपर ही दिखाई दे रहा है, सेगमेंट एसेट ही देख लो। 200 की टोटल एसेट है, 10% या उससे ज्यादा अगर एसेट है तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो एम भी हो गया, एन भी हो गया, 10% ज्यादा ओ भी है, पी भी है 10% या उससे ज्यादा 10% और मोर, क्यू भी है। इसी में हो गया। बाकी में अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो भी रिपोर्टेबल तो सारे ही हो गए। हमको तो कुछ किए बिना ही पता चल रहा है सारे रिपोर्टेबल है, गलत बोल रहा है चीफ अकाउंटेंट। लेकिन अब भाई एग्जाम की बात है तो थोड़ी अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी। तो चलिए आइए लिखते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन प्राइमा फेसी आंसर कर रहा है, सब दिख रहा है साफ साफ। क्या आपको ये पता चला था कि नहीं? पता चला था ऐसा? नहीं? क्यों? क्राइटेरिया याद है ना सारे? चलो लिखो, अ सेगमेंट इज रिपोर्टेबल। देखिए ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, एज पर AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, कॉमा, एज पर AS 17 segment reporting, a segment is reportable segment if number 1, segment revenue is 10% or more of
टोटल रेवेन्यू। यही है ना पहली कंडीशन। आइए रेवेन्यू में देखिए, अब जल्दी आइए, आइए लेट अस सी इनटू रेवेन्यू। रेवेन्यू में देखिए 1200, 10% कितना होता है? 120। 120 से ज्यादा कहां कहां है? एम और एन। ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह से एम और एन बस रिपोर्टेबल है। सेगमेंट रेवेन्यू 10% ऑफ मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू, एम एंड एन आर रिपोर्टेबल। दूसरा, segment result is 10% or more of 10% or more of aggregate of profit or loss, whichever is higher। ठीक है, यही ना करते हैं, प्रॉफिट को अलग एग्रीगेट करते हैं, लॉस को अलग एग्रीगेट करते हैं। जो ज्यादा होता है उसके 10% से जो भी प्रॉफिट या लॉस ज्यादा है वो सबसे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाते हैं। तो हमको बताओ एग्रीगेट प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट वाला जोड़ दो सब। कैसे जोड़ेंगे देखिए, 50, 10, 60, 70, 70 और 30, 100 ना। एग्रीगेट प्रॉफिट 100, एग्रीगेट लॉस 200। 200 क्या लोगे तब? 200। ठीक है, तो सेलेक्ट सेगमेंट विथ प्रॉफिट और लॉस ग्रेटर 20 लाख। ये सब फिगर लैक्स में है, ये तो आपको पता है, ऊपर सारी फिगर लैक्स में चल रही है। तो 20 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपका बन जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। 20 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट या लॉस देखो कहां कहां है, एम, एन और आर। सही है, एम, एन और आर। तो एम, एन, आर रिपोर्टेबल। तो देखिए अभी पॉइंट 1 और 2 मिला के कौन कौन रिपोर्टेबल बना? पहले पॉइंट से एम और एन बना था, दूसरे पॉइंट से एम, एन, आर बन गया, मतलब एम, एन और आर तीनों रिपोर्टेबल हैं। अब आइए तीसरा। तीसरा क्या है? सेगमेंट एसेट is 10% or more of total asset। ठीक है, तो बताइए 10% ऑफ टोटल एसेट, टोटल एसेट है 200, 10% और मोर का मतलब हो गया 20 लाख से ज्यादा। तो क्या क्या रिपोर्टेबल हो गया? 20 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा। ठीक है, 10% और मोर होता है। तो एम, एन, ओ, पी, क्यू। एम, एन, ओ, पी, क्यू तो यहां हो गया और आर ऊपर हो ही चुका था पॉइंट नंबर 2 में ही। ठीक है, यानी कुल मिला के सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं। 10 ऑल आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, ओपिनियन ऑफ चीफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। चीफ अकाउंटेंट गलत बोल रहा है। अच्छा, पता है यहां पे अगर सारे रिपोर्टेबल ना बने होते तो एक कंडीशन हम और चेक करते। पता है क्या? जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बनते उसकी रेवेन्यू की टोटल लगाते।
और देखते क्या ये 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू जितने हुए कि नहीं, और नहीं होते ना तो एक आध और जोड़ देते, ठीक है, और बोलते दीज आर एट मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, कुछ और जोड़ के, ताकि 75% रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट की बन जाए। लेकिन यहां तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सारे के सारे रिपोर्टेबल हैं। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। आगे आए, क्वेश्चन 2। अ कंपनी हैज वन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। इंटर सेगमेंट ट्रांसफर का मतलब होता है फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर सेगमेंट। अ कंपनी हैज वन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को जब माल दे रही है ना, तो ये लोग कॉस्ट लेस 10% पे दे रहे हैं। द मार्केट प्राइस इज जनरली 25% अबव कॉस्ट, जबकि मार्केट प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। यानी 100 रुपए का माल है तो मार्केट में 125 का बिकता है, लेकिन ये लोग दूसरे सेगमेंट को 90 में दे देते हैं। इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय कंपनी करेक्ट? क्या कंपनी ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो करेक्ट है? अब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल कितने पे देगी, ये कौन सा कानून बताएगा? हमारी 4 ब्रांचेस, हम कितने में एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल देते हैं, ये क्या कानून बताएगा क्या हमको, या कोई स्टैंडर्ड बताएगा? जितने मर्जी उतने में दें हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जिनका कोई भी स्टैंडर्ड से रेलेवेंस ही नहीं है। आप एकदम स्ट्रिक्ट रहिएगा कि आपने कितना पढ़ा है। आपने अगर कोई भी बात ना सुनी हो तो आप समझ जाइए क्वेश्चन रिडंडेंट बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है, ठीक है, उसके बहकावे में मत आइएगा। तो आप बता दीजिए यहां पे कि बेसिस ऑफ चार्जिंग प्राइसिंग क्या हो सकती है। इट कैन बी बिलो कॉस्ट, इट कैन बी एट कॉस्ट, इट कैन बी मार्केट प्राइस, वॉट एवर दे फील लाइक, ठीक है। आंसर कीजिए। आंसर 2, the basis of pricing inter-segment transfer may be based on cost, below cost or market price. Thus the policy adopted by company of charging 10% below cost in case of inter-segment transfer is correct. ठीक है। Question 3. Messrs. XYZ Limited has 3 segments, namely X, Y and Z. The total asset of the company are 10 crores. Segment X has 2 crores, segment Y 3 crores और segment Z 5 crores. 2, 3, 5 और 5, 10। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सीधे एचओ का है, मतलब सारे के सारे एसेट सेगमेंट में डिवाइडेड है। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? डीटीए, ठीक है, जो हमने आपको बताया था कि आप कहां पढ़ेंगे, एएस 22 में। क्या ये सेगमेंट एसेट कहलाता है? नहीं, ये सेगमेंट एसेट्स नहीं कहलाता है।
इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ ईच सेगमेंट आर, एक्स में 0.50 करोड़ का है, वाई के अंदर 0.40 करोड़ का है और जेड के अंदर 0.30 करोड़ का है। मतलब ऑलरेडी इनके एसेट्स में ये इंक्लूडेड है। ठीक है। द अकाउंटिंग कंटेंट्स दैट ऑल द 3 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। कमेंट। अकाउंटेंट कह रहा है कि ये तीनों के तीनों सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। आप बताइए हां या ना। पहले सेगमेंट की एसेट निकाल लीजिए। आंसर 3। अकॉर्डिंग टू AS 17 segment reporting, deferred tax asset are not included in segment asset. Therefore, segment assets are X का 2 करोड़ माइनस 0.5 करोड़ इज 1.5 करोड़, Y का 3 करोड़ माइनस कितना 0.4 करोड़ इज 2.6 करोड़, Z का 5 करोड़ माइनस 0.3 करोड़ इज 4.7 करोड़। ठीक है, टोटल कर दीजिए। दिस इज योर टोटल एसेट। Hmm? 8.6 करोड़। $8.8 करोड़। ठीक है, all segment having 10% or more of all segment having asset 10% or more of total asset is reportable segment। जिन भी सेगमेंट के पास 10% या मोर टोटल एसेट का है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सभी के पास है। 8.8 करोड़ का 10% होता है 0.88 करोड़, 0.88 करोड़ से सभी का ज्यादा है। ऑल आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ऑल आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है ना। डेफर्ड टैक्स एसेट कोई एसेट नहीं होती। थोड़ी सी जानकारी दे ही दें आपको। जब आप लिख रहे हो बार बार तो मन में ये बात उत्पन्न होती है कि कुछ तो जान लें इसके बारे में। आपको पता है इनकम टैक्स में प्रॉफिट पे टैक्सेस कुछ और आता है और अकाउंटिंग का प्रॉफिट ही कुछ और आता है, तो उसके हिसाब से टैक्सेस निकालेंगे तो कुछ और आएगा। रीजन बीइंग कि इनकम टैक्स के प्रोविजन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बहुत सारे खर्चे डिसअलाउ कर दिए जाते हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, बहुत सारी खर्चे जो होते हैं वो आपको वेटेड डिडक्शन इनकम टैक्स देता है। जितना खर्चा नहीं उससे ज्यादा डिडक्शन दे देता है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग आता है, टैक्सेबल इनकम अलग आती है और अकाउंट्स का प्रॉफिट अलग होता है। ठीक है, तो अकाउंट्स के प्रॉफिट पे जो हम टैक्सेस निकालते हैं,
ठीक है। अगर इनकम टैक्स में हम उससे ज्यादा टैक्सेस देते हैं तो जितना ज्यादा देते हैं उसे कहा जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट। रिपीट करते हैं अपनी बात। जैसे अकाउंट्स के प्रॉफिट के हिसाब से टैक्सेस आया आपका 1,25,000, लेकिन आपने इनकम टैक्स दिया कितना पता है? 1,50,000। क्यों? क्योंकि बहुत सारे खर्चे डिसअलाउ थे, ये वो फलाना धमाका। ठीक है, तो आपने इनकम टैक्स में टैक्सेस दिया 1.5 लाख रुपए, तो जो 25,000 रुपए ज्यादा दिया उसी को बोला जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, क्यों ये उत्पन्न हुआ हम आपको बताएं, कारण इसके पीछे क्या था। हमने अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो ज्यादा था और इनकम टैक्स में कम था, क्योंकि इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो फिक्स्ड है और अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, टैक्सेस ज्यादा दे दिए। लेकिन आपको तो ये बात पता है ना कि कोई भी अगर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अगर कम हो गया है तो कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन क्या होते जाएगा, कम होगा और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा। रीजन बीइंग कि कुल मिला के डेप्रिसिएशन तो ओवर द लाइफ ऑफ एसेट उतना ही मिलेगा। अगर 1 करोड़ की एसेट है तो डेप्रिसिएशन तो ऑल टुगेदर उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इनकम टैक्स में आज ज्यादा टैक्सेस दे देते हैं तो हम कहते हैं बाद में कभी ना कभी ये क्या होगा, कम भी होगा टैक्सेस। ठीक है, और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट। छोड़ दीजिए, ज्यादा मत समझिएगा। ठीक है, बस इतना समझ जाइए कि अगर इनकम टैक्स में ज्यादा टैक्सेस दे देते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के टैक्सेस से तो उसी को क्या बोला जाता है, डीटीए, विच इज बेसिकली नॉट ए एसेट। ये कोई एसेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 4, प्रिपेयर सेगमेंटल रिपोर्ट। अच्छा, अब ये सेगमेंटल रिपोर्ट बनानी है तो फॉर्मेट याद होना चाहिए। रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफायर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनीज 3 डिवीजन एंड द हेड ऑफिस। कंपनी के 3 डिवीजन है और एक हेड ऑफिस भी है। तीन डिवीजन क्या क्या है, फोरगोइंग सब डिवीजन, ब्राइट बार डिवीजन और फिटिंग डिवीजन, ये 3 डिवीजन है। ठीक है, सेल वगैरह दे रहा है, यानी रेवेन्यू की बात कर रहा है यहां पे। फिर देखिए रेवेन्यू तीनों डिवीजन की दे दिया। फिर देखिए बाकी चीजें क्या कर रहा है, प्रीटेक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट दे रहा है ये। ठीक है, सेगमेंट के तीनों सेगमेंट के रिजल्ट मिल गए हमको। हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड, ये एचओ का खर्चा है जो बांट दिया। भाई एचओ का खर्चा है तो नहीं बांटना था, बेसिकली खर्चे बांटे जाते हैं, लेकिन पता है कौन से खर्चे बांटे जाते हैं, विच इज एलोकेबल टू सेगमेंट्स। ठीक है, ये नहीं कि एचओ का खर्चा ही बांट दिया कोई बेसिस लेके तीनों में। ठीक है, बांटने को तब तो हम दुनिया जान का हर खर्चा बांट देंगे एचओ का भी, ये नहीं। ये देखिए तो ये गलत काम है, हम कहेंगे ये उठ के तीनों यहां आना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट भी तीनों में बांट दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इंटरेस्ट कॉस्ट सेगमेंट की कॉस्ट तभी हो सकती है जब ये लोग क्या ट्रांजेक्शन करते हो, फाइनेंशियल नेचर का, इनका बिजनेस ही पूरा फाइनेंस वाला हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग देखिए माल वाल बेचते हैं, ये हमको साफ साफ दिया है यहाँ पे, इनकी सेल होती है डोमेस्टिक सेल, ये कोई इंटरेस्ट डिविडेंड कमाने वाली कंपनी नहीं है कि ये खर्चा होगा। तो ये भी गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उठ के यहां आना चाहिए तीनों की टोटल। तीनों की फिक्स्ड एसेट दी है और एचओ की भी एसेट दी है, पॉसिबल है। कुछ एसेट ऐसी है जो अनएलोकेटेड होगी। नेट करेंट एसेट, करेंट एसेट भी तीनों की और एचओ की अलग से। ठीक है, पॉसिबल है। बेसिकली होना क्या चाहिए, ये दोनों मिला देंगे तो ये बन जाएगा एसेट्स, सेगमेंट एसेट, और फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये है सेगमेंट लायबिलिटी। तो हमको 4 चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि डाटा इतना है, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटी। और 3 चीज जो हमने बताई थी वो रेयर ही आपसे पूछता भी है, बस याद रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी हो सकता है दे दे। 3 चीजें और क्या क्या है, सेगमेंट फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सेगमेंट डेप्रिसिएशन, सेगमेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस। फॉर्मेट बनाइए, बिना देखे बनाने की कोशिश करिए ना, आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। दिस आंसर 4, सेगमेंट रिपोर्टिंग।
3 डिवीजन है, तो रिकंसाइलिंग सेगमेंट बनेगा यहां पे? हाँ, नहीं। 3 कॉलम वो, एक इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन और एक कॉलम बना देंगे टोटल का, यानी एक पर्टिकुलर 5 कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम 5 और कॉलम। नाम बता दीजिए सेगमेंट के। फॉरेन ऑफ डिवीजन एफएसडी लिख दे रहे हैं, ब्राइट बार डिवीजन बीबीडी, फिटिंग डिवीजन एफडी। ठीक है। इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन दिख रहा है, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन लिखा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड टोटल। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू, इसके अंदर आप लिखिएगा एक्सटर्नल सेल्स और इंटर सेगमेंट सेल्स। उसके बाद टोटल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करिएगा बताइए? सेगमेंट रिजल्ट आप लिखिएगा। कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंस भी है क्या क्वेश्चन में? हाँ, हेड ऑफिस का खर्चा है, तो अनएलोकेटेड एक्सपेंस भी लिखना पड़ेगा हमको। ये माइनस करेंगे और बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर पूरा का पूरा इंटरेस्ट का खर्चा घटाएंगे इसमें से। इंटरेस्ट का खर्चा घटाने के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद आप लिख देंगे सेगमेंट एसेट, उसमें आप जोड़ देंगे अनएलोकेटेड एसेट, तो ये आ जाएगा टोटल एसेट। फिर सेगमेंट टोटल एसेट की टोटल कर लेंगे, फिर सेगमेंट लायबिलिटीज, अनएलोकेटेड लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज। लिख लिया सबने?
चलिए कराइए, क्वेश्चन देखिए और करते जाइए। आइए क्वेश्चन में। अच्छा, एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, इसे रेक्टिफाई कर लीजिए। दिस इज 36। चलिए किया जाए। फोरगोइंग सब डिवीजन रेवेन्यू निकालनी है। सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन, सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन ये पता है कहां जाएगा? 45-75 कहां जाना चाहिए? इंटर सेगमेंट सेल्स में। ठीक है, 45-75 लिखिए इंटर सेगमेंट सेल में फोरगोइंग के 45-75। ठीक है, चलिए वापस से क्वेश्चन पे। ये अदर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल सेल्स। इन दोनों की जोड़ बताइए, ये एक्सटर्नल सेल्स है। 62-25, 62-25 लिख दीजिए यहां। ठीक है, आइए यहां पे अब ब्राइट बार डिवीजन, सेल्स टू फिटिंग डिवीजन। फिटिंग डिवीजन दूसरा डिवीजन है इनका, तो ये हो गया इंटरनल से 45 और एक्सटर्नल हो गया 300। 300 और 45, 300 और 45। ठीक है, फिर देखो फिटिंग डिवीजन है एक्सपोर्ट सेल्स टू मालदीव्स। मालदीव्स कोई हमारा डिवीजन नहीं है, ये सारे एक्सटर्नल सेल है। 270, 270 एक्सटर्नल में। ठीक है, यहां डैश कर दीजिए। फिटिंग डिवीजन का इंटर सेगमेंट सेल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल सेल की जब टोटल करिए तो 10,800, यहां लिखेंगे 10,800, यहां पे डैश कर देंगे इंटर सेगमेंट में। ठीक है, क्या चीज 10,800? अरे नहीं, ऐसा नहीं करो बच्चों, ऐसा नहीं करो मेरे साथ। 10,800 यहां कर दें, यहां वाला नहीं। टोटल बताइए एक्सटर्नल सेल्स की। बोलो 67, 6795। बहुत अच्छे। और ये जो इंटरनल सेल्स थी ना, इंटर सेगमेंट सेल, इसकी टोटल करके इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन में डाल दो, वो टोटल में नहीं जाएगा। 45, 75 और 45, 46, 20, 46, 20 यहां लिखो। ठीक है, और यहां टोटल में डैश लगा दो। ठीक है ना, इंटर सेगमेंट सेल कंसोलिडेटेड टोटल में नहीं जाना है। अब सबकी जोड़ लगाइए, ये हो गया 345, ये हो गया 270, ये हो गया 46, 20 और ये हो गया 67, 95। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब सेगमेंट रिजल्ट दिया ही है हमने तो क्वेश्चन में साफ साफ, कितना कितना 240, 30 और -12। ठीक है, अब देखिए इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन कॉलम एकदम खाली रहेगा, कहीं भी कुछ भी भरना नहीं है। ठीक है ना, ये डैश। बताइए अब सेगमेंट रिजल्ट कितना आ गया? बोलो बच्चों। 258, 258। अनएलोकेटेड एक्सपेंस, बेसिकली जो हेड ऑफिस का खर्चा एलोकेट कर दिया वो गलत किया है, वो अनएलोकेटेड में जाता है, वो हेड ऑफिस का खर्चा है। अगर मान लीजिए खर्चा किसका होता, सेगमेंट का होता, और लेकिन इकट्ठा लगा होता तो हम बांट देते रीजनेबल बेस। तो बताइए वो कितना हो रहा है? 144, 72, 36 एंड 36, 144। 144 यहां से डिडक्ट होगा, तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 411। ठीक है, इंटरेस्ट का खर्चा ये सेगमेंट में नहीं जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
आपसे गलत करवाने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चा गलती से सेगमेंट से घटा दे। टोटल से घटा दो, बताओ कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 16 रुपया, ये हो गया 98। चलिए, दो काम खत्म। अब आगे सेगमेंट एसेट। सेगमेंट एसेट बेसिकली देखिएगा, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सब एसेट है। जोड़ जोड़ के लिखिए। फॉरगिंग्स ऑफ डिवीजन का कितना हो गया? 300 और 180, 480। दूसरे वाले का 120 और तीसरे फिटिंग वाले का 315, 315। तो कितना हो गया टोटल? 915। अच्छा, अनएलोकेटेड एसेट बताइए, हेड ऑफिस वाला जो है 75 और 72, 147, 147 यहां लिख दीजिए अनएलोकेटेड। तो ये टोटल में बढ़ जाएगा 147 और। दिक्कत हो रही हो तो तुरंत बोलेंगे। 1062, 1062। चलो आगे बढ़ो। सेगमेंट लायबिलिटी 30, 15, 180, टोटल 225। अनएलोकेटेड वाला 57। अनएलोकेटेड कहां से उठाया हमने? हेड ऑफिस के कॉलम से। जोड़ दीजिए 160। हाँ, जोड़ देना है 282। हो गया। Is it okay? Question number 5. Microtech Limited produces batteries for scooter, car, truck and specialized batteries for inverter UPS. मतलब वो लोग कार, ट्रक, इन सब के लिए भी बनाते हैं बैटरी, और किसके लिए? जो यूपीएस बैटरी इन्वर्टर्स वगैरह चलते हैं उनके लिए भी बनाते हैं ये लोग बैटरी। हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड व्हाई? बनाते बैटरी हैं, इसके 2 सेगमेंट कहे जाएं या एक कहे जाएं? आप 2 तब कहेंगे जब आप कहेंगे कि इन दोनों बैटरीज के अलग अलग क्या है? रिस्क एंड रिटर्न्स है। यस, ऑटोमोबाइल की बैटरी और इन्वर्टर वाली बैटरीज, इनके अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न होते हैं। पता है किस पे डिपेंडेंट होती है? पता है इन्वर्टर की बैटरी कितनी बिकेगी, ये डिपेंडेंट किस पे है? पावर कितनी देर रहता है। अगर मान लीजिए सरकार, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, ठीक है, और 24 घंटे बिजली होती है, तो इन्वर्टर की बैटरी नहीं बिकेगी। कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, वो सब बिकती रहेगी। पता है, तो दोनों के अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न है, ठीक है। और बेसिकली ये जो इन्वर्टर बैटरीज है, यूपीएस बैटरी है, ये डिपेंड करता है क्लास ऑफ पीपल पे भी, ठीक है। इन्वर्टर्स जो है वो मिडिल क्लास या फिर हायर मिडिल क्लास, अपर क्लास यही लगाएंगे, ठीक है, लोअर क्लास में वो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम अगर बात करें स्कूटर, कार, ट्रक्स की बैटरीज, ठीक है, तो स्कूटर्स नॉर्मली सबके पास आज 2 व्हीलर्स होती है, ठीक है। मे बी दे डू नॉट हैव द इन्वर्टर फैसिलिटी एट देयर होम, ठीक है, लेकिन 2 व्हीलर्स की फैसिलिटी होगी। ट्रक वगैरह है तो ये तो बिजनेस वाले आइटम हो गए, तो निश्चित है बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलेगा। तो देखिए, स्कूटर, कार, ट्रक, इन सब के लिए डिपेंडेंट बैटरी किस पे डिपेंडेंट होती है? ये बैटरी डिपेंडेंट होती है इवन रोड कंडीशंस पे, ठीक है। ऑटोमोबाइल कैसा, उस पर भी डिपेंडेंट होती है। किस कंपनी की ऑटोमोबाइल है, अगर बढ़िया कंपनी की कार होगी तो बैटरी भी कम खर्च होगी, अच्छी रोड होगी तो बैटरी कम कंज्यूम होगी, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट कितना अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, इस पे डिपेंडेंट है, राइट। तो दोनों के अलग अलग
रिस्क एंड रिटर्न्स है, एंड देयरफॉर वी कैन से कि कंपनी दो सेगमेंट में डील करती है। ये बिजनेस सेगमेंट है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट है? दीज आर बिजनेस सेगमेंट्स। आइए लिखते हैं आंसर। आंसर 5। Microtech Limited has two business segment. Risk and return for automobile battery, ऑटोमोबाइल बैटरी मतलब बैटरी फॉर स्कूटर, कार, ट्रक, ऑटोमोबाइल बैटरी, एंड बैटरी फॉर इन्वर्टर यूपीएस आर अफेक्टेड फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। ये अलग फैक्टर से इनके रिस्क एंड रिटर्न आते हैं। ठीक है, risk and return of automobile, risk and return of automobile battery is dependent on government policy, road conditions, and quality of automobile। बहुत रद्दी गाड़ी होती है ना तो बैटरी भी ज्यादा खाती है। एंड क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल। whereas risk and return of inverter UPS are affected by बताइए, बाई पावर कंडीशन। लाइट कितनी देर रहती है? 24 घंटे बिजली होती है तो इन्वर्टर की आवश्यकता ही नहीं है, फिर बैटरी बिकेगी कहां से? affected by power condition and standard of living। As in case of low class people, you won't find inverters at their home। ठीक है, so this was all about AS17 segment reporting।